नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। इस वक्त यूपी की राजनीति जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, उसी पे आज का हमारा डिबेट है। जिस तरीके से यूपी में लगातार पार्टियों का बदलना, लोगों का इधर से उधर जाना, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, उसी मुद्दे को लेकर के आज फिर लाइव डिबेट पर हम बैठे हैं। हमारे साथ मेहमानों के रूप में जो राजकुमार गुर्जर जी बीएसपी से और पवन जी कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे सहयोगी निखिल अनुराग जो बनारस से है, या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सवाल लेता हूं। पहला सवाल जो है राजकुमार जी से। राजकुमार जी, जिस तरीके से 2017 में बीएसपी ने अपना कारनामा दिखाया था और तमाम तरीके के आरोप उस समय भी लगे थे कि सारे पैसे जो हैं वो बहन मायावती जी ने पूरे जनता का पैसा पत्थरों में लगा दिया, तो क्या उस आरोप को, उस दाग को अब की बार धोने का काम करेगी बीएसपी? पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाचार विजन का कि उन्होंने हमें बात रखने का मौका दिया। बहुत कम मीडिया ही है जो बसपा से बात कर रही है और बसपा को दिखाना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पांडे जी, आपने सवाल किया कि बीएसपी ने जो मूर्तियों पे पैसा खर्च किया है। पांडे जी, मैं आपको बता दूं, बहन जी ने कोई ऐसी वैसी मूर्तियां बनाने का काम नहीं किया। बहन जी ने महापुरुषों की मूर्तियां बनाने का काम किया था। और उन मूर्तियों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्तियों पे ही काम हुआ है। मैं नोएडा जैसे शहर से आपको बता दूं, नोएडा जैसे शहर में बहन जी ने बड़ा दलित प्रेरणा स्थल पार्क बनाया। साथ के साथ बहन जी ने, आपने देखा होगा, पंसिल बालक इंटर कॉलेज, पंसिल बालिका इंटर कॉलेज और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और मैं गिनाना चाहूँ मल्टी स्पेशलिस्ट सरकारी हॉस्पिटल बाबा साहब के नाम से बहन जी ने बनाने का काम किया। बादलपुर में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम बहन जी ने किया। मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जहाँ कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा है, सबसे ज्यादा मदद हो रही है नोएडा जैसे शहर में, वो बहन जी की बनाई हुई है। तो आप देखेंगे कि बहन जी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्तियों पे काम किया है। बहन जी ने बहुत काम विकास पे किया है। बहन जी ने काम सुशासन पे किया है। ये सिर्फ विरोधियों की एक चाल है। राजकुमार जी, क्या कमी रह गई थी 2012 में? देखिए, 2012 में विपक्षी जो हमारे जो विपक्षी थे, उन्होंने इस मुद्दे को ज्यादा भुनाने की कोशिश की और लोगों को जिस तरह उन्होंने बगलाया, इन 10 सालों में लोगों ने देखा है कि जो पिछले 10 सालों में इन सरकारों से नहीं हुआ, वो बहन जी ने काम किया था। जो पत्थर और मूर्ति की बात वो कर रहे थे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत महापुरुषों की थी। लोग जान रहे हैं, आज समझ रहे हैं। और इन 10 सालों में इन सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। आप देखेंगे, जिस पत्थर की मूर्तियों की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने परिचौक के पास पंडित दीनदयाल स्मारक बनाने का काम किया है। सरदार पटेल की 30,000 करोड़ की मूर्ति बनाने का काम किया है। आप जनता वो नहीं देख रही है, जनता सब जान रही है। और पुनः 2007 से 12 की सरकार बहन जी की बनने जा रही है। ठीक है, अपना इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि वो सरकार में जा सके। हमारा वोट बैंक 20 से 22% है। अगर जो मुस्लिम वोट बैंक 10% भी बीएसपी की तरफ आ जाता है, तो हमारे पास 32% वोट बैंक आ जाता है, जो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काफी है। ये तो चुनावी अंगणित है राजकुमार जी। राजकुमार जी, अंगणित है, चुनावी अंगणित है। इस पे नहीं जा सकते ना कि 22 + 10 + 10 ऐसा नहीं हो सकता ना। जमीन पे आपके कितना वोट जाता है? आप जमीनी हकीकत देखना चाहेंगे कि मोदी लहर हो, मोदी आंधी आई हो, कभी भी बीएसपी का वो कोर वोटर इधर से उधर गया नहीं है। गैर जाटो दलित गए हैं। मैं आपके जाटो दलित गए हैं। नहीं, इस देश की सबसे बड़ी आबादी जाटो समाज की, जो देश में 20 से 22% है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप आंकड़े उठा के देखना चाहेंगे, आप आंकड़े उठा के देखिए कि बीएसपी की 17 में हो, 19 के चुनाव में हो, बीएसपी का कोर वोटर जो बीएसपी के सदैव साथ रहा है, चंद्रशेखर तो आज क्या है, समाज ने देखा है, वो अखिलेश। तो क्या सभी दलित थे? देखिए, बीएसपी का कोर वोटर दलित समाज रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और प्रत्याशी जो चुनाव में आता है, ये भी माना जाता है कि वो भी अपना वोट बैंक लेके आएगा और वो उसके जब ही दोनों का समीकरण मिला के जो है प्रत्याशी जीतने का काम करता है। ठीक है, तो पूरा दलित अभी आपके साथ है। चलिए, ठीक है।
संपूर्ण दलित हमारे साथ है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। रामनिवास यादव जी, आपका स्वागत है। रामनिवास जी, एक सवाल, पहला सवाल आपसे ये कह रहा हूँ कि अब तो आप खुश होंगे और खुशी का माहौल होगा कि अर्पणा यादव आपकी पार्टी में शामिल हो गई। सपा की जो समाजवादी विचारधारा है आपके पास हो गई, तो समाजवादी विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी में कितना गुल खिलाएगी? क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यादव समाज चाहे 2014 का चुनाव देख लीजिए, चाहे 2017 का, चाहे 2019 का चुनाव आप देख लीजिए उठा करके, उत्तर प्रदेश में 50% यादव समाज भाजपा के साथ रहा है और इनके आने से और बढ़ेगा मार्जिन। और उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी जी की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जितना काम आदरणीय योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे रोडों का काम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, पहले हमने देखा था, वो जमाना भी देखा था जब, अब लोग कहते हैं ना, समाजवादी वाले लोग कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, हमने ऐसा टाइम देखा था कि 300 रुपए दे करके जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो ग्रामीण इलाकों में 300 रुपए इकट्ठा करके तब ट्रांसफार्मर रखे जाते थे। लेकिन आज अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो तुरंत ही 2-3 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का काम हमारी सरकार में हो रहा है। रामनिवास जी, यूपी की राजनीति जाति के आसपास घूमते रहती है। हर बार यही देखा गया है कि जिसकी जाति होती है, ज्यादा संख्या होती है, उसकी सरकार बनती है। मुलायम सिंह यादव भी यादव के वोट के भरोसे ही जीतते आए थे, मुस्लिम वोट के भरोसे जीतते आए थे। आप कह रहे हैं कि 50% यादव भाजपा को वोट करती है, लेकिन ये जमीनी हकीकत तो नहीं है। नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है, और तभी जो सरकार बननी है, और इस बार भी हम सफल सरकार बनाएंगे। यादव वोट अब की बार भी हमको वोट करेगा जी। हाँ, 4-5% यादव वोट करता है। हम किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम राजनीति करने वाले लोग हैं। तो फिर 80 और 20 की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में 80-20 कहाँ से आ जा रहा है सर? 80 और 20 पे क्यों अटके हैं? वोटरों का प्रतिशत है, वो 80% वोट हमारे साथ रहने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश में, और 20% औरों के पास। ठीक है, ठीक। लेकिन ये बताइए कि रामनिवास जी, क्या कोरोना की जितनी आपदाएं थी और जिन तरीके से झेली गई, जनता ने झेला है, और तमाम तरीके के आरोप आप ही के सरकार पे लगा है, उन आरोपों को कैसे धुल पाएंगे जनता की? देखिए, आपने देखा होगा भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रोडों पर थे, चाहे रोटी खाना पहुंचाने का काम हो, चाहे जो प्रवासी लोग जा रहे थे उनको चप्पल देने का काम हो, चप्पल पहनाने का काम हो, इतने मतलब चाहे दवाई बांटने का काम हो, जितने भी काम किए सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको दिखा होगा रोड पर। बाकी पार्टी तो धर्म से निकली ही नहीं डर के मारे। और धर्म से निकली नहीं, और इसी की वजह थी कि जहाँ पे लोगों की तादाद गंगा में जिस तरीके से लाशें तैरती रही, वो भी आरोप आप ही के ऊपर लगा। सिलेंडर नहीं मिल पाया, गैस की ऑक्सीजन की वजह से लोग तड़पते मरे, ये भी आरोप आप ही की सरकार पे लगा। तो ये पूरी तरीके से नाकामी का ढिंगरा जो फोड़ा गया, ये सच था या विपक्षियों ने जबरदस्ती आपके सर पे फोड़ा था? ये सब विपक्षियों की चाल थी। अच्छा, सच्चाई नहीं है? माने गंगा में जो लाशें बही और तैरती रही और लोगों का इतने लोग मर गए, ये माने केवल गलत है, अफवाह, ऐसा सच्चाई है नहीं आपके हिसाब से? देखिए, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी, पवन जी बताएं। पवन जी, मैं कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बोलिए। रामनिवास भाई ने यादव समाज की बात की। मैं रामनिवास भाई को शायद याद ना हो क्योंकि वो बीजेपी सत्ता के साथ है। रामनिवास भाई, मेरी एक छोटी सी बात, उन्हें 2018 का शायद कांड याद नहीं है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार यादव, जिसको जिंदा काट दिया जाता है बुलंदशहर के अंदर, जो मुस्लिम समाज वहां अपना धार्मिक प्रोग्राम कर रहा था,
उन और वो इनकी वहाँ पे जिम्मेदारी से वो सपा की सरकार थी सर, मैं निखिल बोल रहा हूँ। वो सपा की सरकार थी उस समय। नहीं 2018 की बात है। आप देखिए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार यादव बुलंदशहर के हाथ उसमें ताजिया हो रहा था उनका, और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार यादव को जिंदा काट दिया जाता है, और उस अभियुक्त को, जो इसमें अभियुक्त है, उसे बीजेपी टिकट देने का काम करती है। अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछे रामनिवास यादव जी से, जिला पंचायत के चुनाव में उसको दिया है। यादव समाज देख रहा है। आप जिस आप बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज में हाथरस के अंदर वाल्मीकि बेटी को 2 बजे रात किसको दिया था, किसको दिया है? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के हत्या अभियुक्त को। कौन है? मैं नाम तो मुझे याद नहीं है, न्यूज़पेपरों की मैं कटिंग आपको भेज दूंगा। उन्हें टिकट देने का बीजेपी ने काम किया। उनकी वाइफ ने बड़ा इंटरव्यू दिया था कि एक हत्यारे को जब तक मेरे पति इसमें शहीद बताए जा रहे थे, आज उसके अभियुक्त को बीजेपी टिकट देने का काम कर रही है। मथुरा में कुछ जमीन का विवाद। नहीं ये हाथरस की, मैं यहाँ की बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ भाई साहब। ओके। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रात को 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिस हिंदू, क्या वाल्मीकि समाज की बेटी हिंदू नहीं है? हिंदू रीति रिवाजों में 2 बजे अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। सूर्यास्त के बाद रामनिवास भाई बताएंगे कि किस सबके साथ और सबके विकास की बात हो रही है। बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोगों ने जो है आरोप बड़ा है रामनिवास जी, आरोप बड़ा है, और आरोप बहुत समय से लगता आया है, लेकिन इस आरोप का सही दायित्व जो है उसकी रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रामनिवास जी, आपकी राज में तो ऐसा हो रहा है, कैसे सबका साथ सबका विकास होगा? आवाज नहीं आई निखिल, एक बार फिर से। आपकी राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में हाथरस की एक बेटी को रेप किया जाता है उसके साथ, उसके बाद रात में उसको जला दिया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ था, जैसा कि राजकुमार जी बोल रहे हैं। आपके राज में आप बोल रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास करते हैं, कैसे हो सकता है? ये जो किया, जिन पुलिस वालों ने किया, उन पे तुरंत कार्रवाई करने का काम भी तो योगी सरकार में किया गया ना। ठीक है पंडित जी, आगे। पवन जी जिस आपने हाथरस कांड को भी देखा, नहीं है क्या पवन जी? हाथरस कांड को भी देखा, लेकिन वहां पे हाथरस कांड जिस तरीके से किया गया, दलित बेटी के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उन जख्मों को क्या आप मिटा पाएंगे? जिन तरीके से वो जख्म है, दलित के घर जिस तरीके से हुआ है, उन जख्मों को लेकर के आज भी वहाँ पीड़िता परेशान है। आप पीड़ितों को तो आपकी प्रियंका जी टिकट दे रही हैं, आशा वर्करों को टिकट दे रही है, उन्नाव रेप पीड़िता को दिया है, तो हाथरस पीड़िता आप लोग क्यों छोड़ दिया? वो हाथरस पीड़िता को क्यों छोड़ दिया? देखिए पांडे जी, मैं देखिए जो घाव है, जो एक घाव है, वो बड़े जाते बड़ी मुश्किल से हैं। ये भाजपा सरकार ने बहुत घाव दिए हैं, चाहे वो दलित को, मुस्लिम्स को, या महिलाओं को, या जो पीड़ित वर्ग है उनको घाव तो बहुत दिए हैं। अब ये घाव की खाई वो जनता जो है ये वोट के हिसाब से भरेगी, जितने वोट डालेगी वो वोट के हिसाब से वो घाव भरे जाएंगे। देखिए आपने कहा कि पीड़िता को, हाथरस की पीड़िता को वो चुनाव लड़ाने का बात हुई है उनसे, और उन्होंने ये कहा है, क्योंकि प्रियंका जी ने सबसे पहले जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको कहा कि आप अपनी आवाज खुद बनिए, आपके साथ में कांग्रेस खड़ी है, और कांग्रेस इन गरीबों की, जो मुस्लिम है उनकी आवाज बनने की कोशिश करेगी। और उस परिवार ने फिर हाथ जोड़ के मना कर दिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमारी लड़ाई आप खुद लड़ें, हम लड़ेंगे, हम आपके साथ में होंगे, तो उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। रामनिवास जी ने एक बात कही कि कोरोना काल में जो आपने क्वेश्चन उठाया उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा के लोग रोड पे थे, भाजपा के लोगों के कारण लोग रोड पे थे। उन्होंने जो लॉकडाउन किया था वो आपको भी याद होगा, पहले वाले की क्या पोजीशन थी जिसमें लोग पैदल निकले, दूसरे वाले में क्या पोजीशन थी जिसमें उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिली और जो लाशें तैरती हुई मिली। जहां हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, विपक्ष के नेता हो, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक भी, पवन जी, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता कहीं बाहर हमें निकलता नहीं दिखाई दिया। उस समय पे हमने किसी ने भी, भाई साहब बैठे हैं, समाचार बोलिए वरना मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। आप अपनी कहीं पर भी, कहीं कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, रामनिवास जी सुन लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए। रामनिवास जी सवाल का जवाब ले लीजिए पवन जी से, उसके बाद आप बोलिएगा। घोटाला, फलाना घोटाला, कोयला घोटाला, इतने सारे घोटाले रोजाना हमको सुनने को मिलते थे।
आप दोनों शांत हो जाइए। अर्पित जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, अर्पित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जी अर्पित जी आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। हाँ जी, तो अर्पित जी सवाल ये कर रहा हूँ कि जिस तरीके से युवा इस समय परेशान है, तमाम भर्तियां जो है आपने दावा किया 4.5 लाख भर्तियां रोजगार दे दिया और 4.5 लाख से ऊपर का बोला हमने लोगों को स्वरोजगार वो दिया, लेकिन आज भी जिस तरीके से भर्तियां आपके राज्य में हो रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, अभी टेट की परीक्षा हुई कैंसिल हो गई, बीच में ही पेपर उठा लिया गया, छीन ले लिया गया कि पेपर लीक हो गया जिस तरीके से। तो ये लगातार इस तरीके की चाहिए कि कोई भर्तियां अभी तक जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया इनकी फाइनल नहीं हो पाई, जो जनता के फसल। तो क्या इस तरीके के आप जो युवा मोर्चा से युवाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, या ऐसे ही युवाओं का भविष्य चलता रहेगा? ठीक। 4.5 लाख मैं आपको 2017 से पूर्व के काल में ले जाता हूं, जहां पर एक जाति वर्ग शेष के व्यक्तियों को ही नौकरियां मिलती थी, जहां पर बिना रुपए पैसे घूस दिए रोजगार नहीं मिलता था सरकारी। आज 4.5 लाख नियुक्तियों एक भी आप ऐसा लेकर के आ जाइए जो कहता हो थी। पूरे प्रदेश में आज पारदर्शिता के साथ भर्तियां करने का काम योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने किया है और युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 4.5 लाख युवाओं का रोजगार सरकारी रोजगार है। अर्पित जी, पुलिस विभाग के अलावा यूपी में कहीं रोजगार भर्ती नहीं निकली है। बड़ी फैक्ट्रियां हो या मोबाइल फोन बनाने वाली, मैं निखिल बोल रहा हूँ। इन संयंत्रों में भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सरकारी नौकरी को ही रोजगार न माना जाए, प्राइवेट नौकरी भी रोजगार ही है और उसके बराबर का ही रोजगार है, परंतु 4.5 लाख सरकारी नौकरियां भी दी गई। जिस टेट की परीक्षा आप कैंसिल बताते हैं, उस जो कैंसिल हुई पर्चा लीक के मामले में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई, पर्चा लीक नहीं हुआ, शासन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसमें सख्ती के साथ पेश आया शासन और वो परीक्षा तुरंत अभी अगले हफ्ते ही उसकी तारीख तिथि निर्धारित हो गई और होगी। पूरे प्रदेश में पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई। 5 साल पूर्व के इतिहास पे चले जाएं, आप लोग अपने ही अखबारों की प्रतियां निकाल करके देख लें, एक भर्ती बता दें। कभी लिस्ट आती थी पीसीएस की तो सिर्फ यादव ही यादव, कभी लिस्ट आती थी तो एक ही जाति के, एक ही मंत्री के रिश्तेदार, दामाद और परिवार। आज उत्तर प्रदेश में संपूर्ण ओबीसी समाज हो या संपूर्ण हिंदू मुस्लिम का लाभ मिला, सभी भर्तियों का लाभ मिला। जो योग्य थे उनको योग्यता अनुसार नौकरी मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश में क्या जाता है, 69,000 शिक्षकों का बहाली अभी रुका हुआ है। अर्पित जी, 69,000 शिक्षकों का बहाली रुका हुआ है। सर, जो भी कार्य अपूर्ण रह गए हैं, पूर्ण नहीं हुए हैं, उन कार्यों को भी पूर्ण किया जाएगा। कोई भी सरकार विश्व में ऐसी नहीं जो कह दे कि उसने 100% सभी कार्य पूरे कर दिए, मगर यथासंभव यथाशक्ति कोरोना काल के बावजूद भी जितनी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की गई और उन शिक्षकों का मानदेय हो या जिसकी भी जो भी बातें रह भी गई हैं, उनको भी कानून के दायरे से अर्पित जी मेरी बात सुनिए। अभी आपको पीछे ले चलता हूँ, बता दूं शायद अर्पित जी को जानकारी 10 दिन पहले पीछे चलता हूँ। पिछले 2 साल से बेरोजगारी आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। राजकुमार जी जिन रोजगार की बात कर रहे हैं ना, अगर जो इतने रोजगार दिए होते तो सरकार बेरोजगारी आंकड़े रिलीज करती। गंगा में लाश तैर गई थी, वो गलत थी। प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, षड्यंत्र कर रहे हैं। आज पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है इनके पास, इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोगों के पास मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इवेंट हुआ है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा जो कर रही है वो उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकती थी। जिस उत्तर प्रदेश राम राज्य की बात करके ये कलकत्ता गए थे, बंगाल चुनाव में गए, वहां से नकारा गया। हमने देखा था 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश में, हमने 2017 का मंजर भी देखा था, जिसमें मंदिरों की घंटियों पर रोक लगा दी गई थी, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए थे, कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी, पुलिस थाने में जन्माष्टमी पर भी रोक थी।
ये सब आप समाजवादी प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। तो क्या बहनजी के सिर्फ इन्हीं शासनकाल मुद्दों में पर सब बीजेपी जनता चुनाव सब लड़ेगी? जन चुका रहा है। बीजेपी के पास केवल मंदिर ही मुद्दा है कि और कुछ मुद्दा है? मैं हमने बता विकास दूं किया है, निखिल जी, विकास मुद्दा है। पाकिस्तान निष्पक्ष हिंदू जी, मुस्लिम, आपने देखा होगा ये हम चार पहले पांच जब यहाँ पर बीजेपी जाते से थे, मेरठ जाते थे या कहीं पर जाते थे, आप किसी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाइए, रोडों का इतना काम हुआ है। अच्छा, अभी मेरठ आप अगर गए हो, मेरे भाई पहले गए हो, ये राजकुमार भाई हैं अपने, ये भी जाते रहते थे, इनको पता होगा। पहले 3 से 4 घंटे लगते थे। हापुड़ जाने में भी हमको यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी हमें 4-4 घंटे में तय करनी पड़ती थी। लेकिन आज इतना काम रोडों पर किया है हमारी सरकार ने, अब पहुँचने में। और थोड़ा सा पीछे रामनिवास भाई को ले जाऊं। राजकुमार जी, आप तो बोलेंगे कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया है। जो एक्सप्रेसवे की योजना रामनिवास भाई बता रहे हैं, ये सब बीएसपी की देन है। मैं एक्सप्रेसवे तो छोड़िए, एक्सप्रेसवे किया क्यों नहीं, काम क्यों नहीं किया? रामनिवास भाई पहले भाई हमने देखा था जैसे गांव में जैसे बिछाने का काम जैसा उसमें काम होता था ना, सरकार बदलती थी तो पिछली सरकार के काम रोक देता, लेकिन हमारी सरकार ने किसी काम को रोकने का काम नहीं किया, निरंतर चालू रखा। और उन्हीं की देन आज इतने सारे एक्सप्रेसवे और इतने सारे रोड बन करके तैयार हो गए। ये तो रामनिवास भाई भी स्वीकार कर रहे हैं, ये पिछली सरकार की योजना है जो ये काम कर रहे हैं। ये रामनिवास भाई स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने उन कामों को रोका नहीं है, पिछली सरकार की योजना। तुम्हारी सरकार की योजना थी तो तुम्हारी सरकार में क्यों नहीं वो पूरी हो? 5 साल में समाजवादी की सरकार रही, उन्होंने क्यों पूरी नहीं? अपने को शिलान्यास करने का काम किया था क्या? मैं शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। रामनिवास भाई ईमानदारी से बता दें, हम दोनों भाई नोएडा जैसे शहर से आते हैं, लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है नोएडा जैसे शहर में, विधायक हो चाहे सांसद हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा रामनिवास भाई? बसपा का भी रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लंबे समय बीजेपी का कब्जा रहा है। जी बोलिए। पूरे नोएडा के अंदर एकमात्र डिग्री कॉलेज है। क्या बीजेपी के किसी विधायक या सांसद ने आवाज उठाने का काम किया है कभी? दूसरा है, इतनी बड़ी आवाज मैं आपको लिखित में दिखा दूंगा, मैं अपने लेटर पैड पे भी दिखा दूंगा मैंने जो दिया हुआ है। रामनिवास भाई, आपके मुख्यमंत्री तो यहाँ आने से डरते थे ना? आप नहीं, मुख्यमंत्री डर के मारे इसलिए नहीं आ पाते थे कि नोएडा जाएंगे तो आ जाएंगे। मान्यवर 2012 के अंदर सेक्टर 39 के थाने में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती बिना बताए आई थी। आपने देखा होगा डीएम और एसएसपी दौड़ लगा के पहुंचे थे। रामनिवास भाई इसमें एक्सेप्ट करेंगे, दोनों की दौड़ हुई थी और सबसे पहले एसएसपी पहुंचे थे। बहन जी इस चीज पे कभी विश्वास नहीं करती। बहन जी ने जब चाहा नोएडा में बहन जी आई है। बहन जी ने नोएडा की कई आपका दलित प्रणस्थल में बहन जी स्वयं आई थी। सेक्टर 16 में जो स्कूल है उसमें बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरा था। एक बार ये नोएडा सिटी सेंटर में बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरा था। आप देखेंगे मेट्रो जब आई थी तो बहन जी ने उद्घाटन किया था, नोएडा बहन जी आई थी। बहन जी इन बातों में विश्वास नहीं करती है। ठीक है, चलिए रामनिवास जी अंतिम क्यों जा रहे हैं? राजकुमार जी अंतिम कमेंट, आप कितने सीट जीत रहे हैं? निखिल भाई पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। बहन जी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और बहन जी स्वयं हमारी नेता है और हम सारी सीटों जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर वक्त आएगा तो भाजपा को समर्थन करेंगे? ये देखिए, ये मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, बहन जी ने कहा है हम अकेले चुनाव में अकेले लड़ रहे हैं, अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है, रामनिवास जी कितने सीटें? देखिए इस बार न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया, इस बार चलेगा उत्तर प्रदेश में सिर्फ केसरिया। कितना? 325 से ज्यादा? 350 सीट हम जीतने वाले हैं इस टाइम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाचार विजन के साथ जुड़े, अपने वक्तव्य को रखा। आप सबका दिन शुभ हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम साहब।